महाराष्ट्र में हम लोग ईवीएम मशीन के मुद्दे पर परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं और वो परिवर्तन यात्रा आज से हम लोग निकाल रहे हैं। तो महाराष्ट्र से चलते हुए ये परिवर्तन यात्रा देश भर में चलती रहेगी। ईवीएम मशीन के विरोध में हम लोग लगातार जागरण करने का काम कर रहे हैं। इस वजह से बहुत सारी शासक वर्ग के सामने समस्याएं पैदा हो रही है। आप लोगों को याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी 99 में प्रधानमंत्री बने। उस समय भी ईवीएम मशीन थी और उसके बाद 99 के बाद 5 साल का टर्म समाप्त होने के बाद जब चुनाव हुआ तो 2004 में कांग्रेस की सरकार आई। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होते हुए भी दोबारा बीजेपी की सरकार नहीं आई। ईवीएम मशीन का जो मुद्दा है, आप लोगों को ये भी याद होगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ईवीएम मशीन के बारे में सवाल खड़े किए थे। आप लोगों को ये भी याद होगा कि कांग्रेस के लोगों ने भी ईवीएम मशीन के बारे में सवाल खड़े किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक रूलिंग पार्टी है, एक अपोजिशन पार्टी है और समय समय पर उन लोगों ने ईवीएम मशीन के बारे में सवाल खड़े किए हैं। इसके बावजूद भी ईवीएम मशीन चल रही है। ये वास्तव में बहुत बड़ा सवाल है कि जब दोनों पार्टियां ईवीएम मशीन के बारे में सवाल खड़ा कर चुकी है तो ईवीएम मशीन जाना चाहिए। इसके बावजूद भी ईवीएम मशीन चल रही है तो उसकी निश्चित रूप से कोई ख़ास वजह होनी चाहिए। उसकी ख़ास वजह ये है कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस इसका विरोध करते हुए दिखाई देती है, मगर इन लोगों का ईवीएम मशीन के बारे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी समझदारी है। फिर आप लोग सोचते होंगे फिर ये लोग विरोध क्यों करते हैं? वो इसलिए विरोध करते हैं, जब बीजेपी सरकार में रहती है तो कांग्रेस के लोग विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, करते नहीं दिखाई देते हैं। जब कांग्रेस सरकार में रहती है तो बीजेपी विरोध करते हुए दिखाई देती है। यानी इसके पीछे एक सोच है। वो सोच क्या है कि ईवीएम मशीन के विरोध में जो जनभावना है वो जनभावना कांग्रेस के समर्थन में या बीजेपी के ही समर्थन में रहना चाहिए। अगर इसके विरोध की कोई भावना है तो वो भी विरोध की भावना का आंदोलन भी कांग्रेस के या बीजेपी के नेतृत्व में ही चलना चाहिए। इसके बाहर किसी के नेतृत्व में ये आंदोलन शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो खबरदारी लेते हैं। क्योंकि अगर मान लो बीजेपी और कांग्रेस से शिफ्ट होकर ये हमारी तरफ शिफ्ट हो गया,
अगर एक बार हो गया, एक ही बार होना है, ज्यादा बार नहीं होना है। एक बार होने के बाद फिर दोबारा उन लोगों के तरफ ये मामला नहीं जाएगा। इतना बड़ा मामला ईवीएम मशीन से संबंधित है, तो इसलिए वो लोग हर प्रकार की खबरदारी ले रहे हैं, हर तरह की खबरदारी ले रहे हैं। और ईवीएम मशीन के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि वो लोग विरोध करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा सतर्कता भी बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ईवीएम मशीन का आंदोलन किसी भी स्थिति में हम लोगों को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में रूपांतरित करना है। और आज ये आंदोलन हम बना चुके हैं। अब केवल एक काम बाकी है। आंदोलन ईवीएम मशीन के विरोध में बन चुका है, केवल एक काम बाकी है, इस आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करना जरूरी है। बस इतना ही बाकी है। इसका राष्ट्रीय आंदोलन तो हो गया है, अब ये 625 जिलों तक पहुंच गया है। ये जो विरोध है ये 625 जिलों में आने वाले समय में जेल भरो भी होगा, भारत बंद भी होगा, तो आंदोलन हो चुका है। अब केवल ये आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित करना बाकी है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए हम लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, जब हम कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटी के बस्तियों में जाकर हम लोगों को ईवीएम मशीन के विरोध में स्थानिक स्तर पर कमेटियों का गठन करने का काम करना चाहिए। ये बूथ लेवल तक की कमेटियों का गठन करने का काम करना चाहिए। ये बात जानना समझना जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बाकायदा खड़ा हो चुका है। जब 625 जिलों में भारत बंद होगा तो आंदोलन तो खड़ा हो चुका है। और अगर आंदोलन खड़ा हो चुका है तो जो शासक वर्ग है फिर ईवीएम मशीन को क्यों नहीं हटा रहा है? ये आपके मन में सवाल आता होगा। तो वो लोग तब तक इसको नहीं हटाएंगे जब तक ये आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित नहीं होगा। देखो, दो विकल्प होते हैं जब कोई नहीं सुनता है, जब कोई शासक नहीं सुनता है, तो एक विकल्प होता है जन आंदोलन और एक विकल्प होता है हिंसा। अगर आप हिंसा नहीं करना चाहते, जिसमें हम समर्थक नहीं हैं, हम हिंसा के समर्थक नहीं हैं, मगर ईवीएम मशीन हटाने का हिंसा एक रास्ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंसा रास्ता नहीं है, हिंसा एक रास्ता है। सारे दुनिया में इस बात को माना। बाबा साहब अंबेडकर ने भी एक जगह लिखा हुआ है और रिटर्न में लिखा हुआ है, अगर आपका उद्देश्य पवित्र है तो फिर हिंसा गलत नहीं है। एक जगह बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा है कि यदि आपका मकसद पवित्र है तो फिर हिंसा का तरीका आप अपनाते हो वो गलत नहीं है कहा जा सकता। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है। मगर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है मगर अपनाया नहीं, उस पर अमल नहीं किया। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना पवित्र कार्य नहीं है। निश्चित रूप से पवित्र कार्य है और बाबा साहब अंबेडकर जिंदगी भर ये काम करते रहे, मगर उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। हम भी हिंसा के समर्थन में नहीं है, मगर हिंसा गलत नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर का कहना यह है कि अगर आपका मकसद पवित्र है तो उसके लिए हिंसा का तरीका आप अपनाते हो गलत नहीं है। इसको गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे अगर मकसद पूरा होता है। कौन सा मकसद पूरा होता है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है।
तो गलत नहीं है। गांधी जी जिंदगी भर अहिंसा 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 कहते रहे, जिंदगी भर कहते रहे। मगर एक समय आया, गांधी जी को लगा साला हिंसा करना पड़ेगा, हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अपनी बात नहीं कह रहा हूं। गांधी जी ने फिर ऐलान किया, डू डाई, मरो या करो, डू और डाई। ये डू और डाई क्या है? ये तो हिंसा ही है ना। करो या तो मरो। अब मरेगा कब आदमी? जब हिंसा होगी तभी मरेगा। तो गांधी जी को भी, जिसके हम समर्थक नहीं हैं, वो भी जिंदगी भर अहिंसा 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 कहते रहे, मगर डू और डाई का स्लोगन गांधी जी ने ही दिया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वामन मेश्राम हिंसा का भविष्य में सहारा नहीं लेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मगर आज मैं नहीं ले रहा हूं, आज मैं हिंसा का सहारा नहीं ले रहा हूं। हिंसा का सहारा लेने से ज्यादा खतरनाक और एक रास्ता है। हिंसा से बड़ा खतरनाक क्या हो सकता है? मगर है, और वो है, अगर जन आंदोलन होता है तो वो हिंसा से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अंग्रेज लोग जन आंदोलन के बदौलत छोड़कर चले गए। गांधी जी के आंदोलन से अगर अंग्रेज चले गए होते तो 1916-17 में ही गए होते, 20-22 में ही चले गए होते, मगर नहीं गए। जिंदगी भर आंदोलन आंदोलन गांधी जी करते रहे। और फिर गांधी जी ने डू और डाई का नारा लगाने के बाद गांधी जी, अंग्रेजों ने फिर जाने का फैसला किया, और इस तरह से अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। हम तो ब्राह्मणों को कह नहीं रहे हैं, हम ये जरूर कह रहे हैं कि तुम भारतीय नहीं हो, यूरेशियन हो। तुम भारतीय नहीं हो, तुम्हारा डीएनए भारतीय नहीं है, वैज्ञानिक शोध के अनुसार तुम भारतीय नहीं हो। इसलिए तुम लोग जो है भारत के मूल निवासी नहीं हो, तो निश्चित रूप से तुमको भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है। यदि हमने ये आंदोलन नहीं चलाया होता तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद ब्राह्मणों को ईवीएम मशीन होने के बावजूद भी ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। अरे ईवीएम मशीनें बहुत हो गए ना। अगर आपके पास ईवीएम के द्वारा अपना प्रधानमंत्री आप बना सकते हो, बना रहे हो, तो ईवीएम का भी उपयोग कर रहे हैं और ओबीसी का भी उपयोग कर रहे हैं, एक साथ दो काम कर रहे हैं। ये खतरा कहां से है कि दो दो रास्तों का उपयोग करना पड़ रहा है। एक ईवीएम का भी उपयोग कर रहे हैं और एक ओबीसी का भी उपयोग कर रहे हैं। अगर आप ईवीएम का उपयोग कर रहे हैं तो सरकार आपकी आएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर वो ऐसा सोचते हैं कि ईवीएम का उपयोग करने के बाद अगर ब्राह्मण प्रधानमंत्री बने तो फिर तो वामन मेश्राम का आंदोलन जन आंदोलन होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं सोच रहा हूं, वो लोग सोच रहे हैं, ब्राह्मण लोग ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए वो ईवीएम का उपयोग भी कर रहे हैं और ओबीसी को प्रधानमंत्री भी बना रहे हैं। अगर ईवीएम का इस्तेमाल करने के बाद अगर उन्होंने ओबीसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो जन आंदोलन बनाने के लिए हम लोगों को ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का संगठन ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में किसी के पास नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के पास, माइनॉरिटी के पास, हमारे अलावा किसी के पास भी नहीं है। ब्राह्मणों के पास है, कम्युनिस्टों के पास है और तमाम लोगों के पास है, मगर
हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के पास हमारे अलावा कैडर बेस किसी के पास नहीं है। तो अगर हमारे अलावा किसी के पास नहीं है तो हमारे ही आंदोलन में जन आंदोलन बनाने के सारी संभाव्य ताकत छुपी हुई है, दूसरों के पास नहीं है। इसलिए ईवीएम का इस्तेमाल करने के बावजूद भी ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ रहा है, तो नरेंद्र मोदी को कम से कम एक बार हमारा धन्यवाद तो जरूर करना चाहिए कि अगर हमारी पोटेंशियल ताकत नहीं होती तो क्या अडवाणी के पिछवाड़े पे लात मार के मोदी को प्रधानमंत्री बनाते हैं? अडवाणी की वजह से बीजेपी एक छोटी पार्टी थी, अडवाणी ने रथ यात्रा चलाई, राम यात्रा चलाई, उसके बाद बीजेपी 100 सीटों वाली पार्टी हो गई। अडवाणी के रथ यात्रा के बाद, रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, बहुत पुरानी बातें नहीं है, 100 साल पुरानी बात नहीं है, ये अभी अर्वाचीन इतिहास है, ये 90 के आसपास का इतिहास है, ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है। ये अडवाणी ने रथ यात्रा चलाई, क्योंकि हमारे लोग इन बातों को ध्यान नहीं रखते हैं, मगर हम लोग तो आंदोलन चला रहे हैं और हमको इसका सारा डाटा पता है। हमारे रिकॉर्ड में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल है। तो अडवाणी ने रथ यात्रा चलाई, उसके बाद ही बीजेपी की 100 सीटें आई थी, और अडवाणी के नेतृत्व की वजह से आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी तो रथ यात्रा निकालने की ही विरोध में थे, वो ये बोलते थे कि इससे हिंसा भड़केगी। अडवाणी को भी मालूम था इससे हिंसा होगी, अडवाणी को मालूम नहीं था ऐसा नहीं, मालूम था, अटल बिहारी को भी मालूम था, अडवाणी को भी मालूम था, फिर भी अडवाणी ने यात्रा निकाली। क्यों? क्योंकि ये जानता था, अडवाणी ये जानता था, हाँ इससे हिंसा होगी, मगर इस हिंसा से हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होगा, हिंसा होगी। अटल बिहारी को भी मालूम था, अडवाणी को भी मालूम था। तो अडवाणी को यह मालूम था जब हिंसा होगी तो हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होगा, एक साइड में मुसलमान होगा तो एक साइड में हिंदू होगा, कोई एससी नहीं होगा, कोई एसटी नहीं होगा, कोई ओबीसी नहीं होगा, ये सारा मिलाकर हिंदू होगा। और अगर ऐसा हुआ फिर तो फायदा बीजेपी का ही होगा, उनको भी मालूम था। तो इसलिए अडवाणी ने रथ यात्रा को नहीं रोका, और उस रथ यात्रा के बाद ही पहली बार 2-4 सीटों में सिमटने वाली बीजेपी पार्टी 100 सीटों वाली पार्टी हो गई। और फिर उसके बाद ये अडवाणी ने बनाया, अटल बिहारी ने नहीं, अडवाणी ने ये पार्टी बहुत विशाल पार्टी बनाई, और अडवाणी प्रधानमंत्री पद का पहले नंबर का क्लेम करने वाला आदमी होने के बावजूद भी उसने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने के बजाय अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया। और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद में, ये हमारे सामने इतिहास है, उसके बाद में कांग्रेस, फिर 10 साल 2004, 2009, 2009, 2013, 14, उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई, और उस बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया और अडवाणी का पत्ता काट दिया गया, और अडवाणी को कहा कि अभी आप आराम करो। जिसने भारतीय जनता पार्टी को इतना विशाल जन आंदोलन में रूपांतरित करने वाली पार्टी बनाया, तो ये एग्जाम्पल ही आपको बता रहा हूं। तो हम भी ये कह रहे हैं कि हमारे इस आंदोलन के बदौलत ध्रुवीकरण हो सकता है, हमारे आंदोलन की वजह से भी ध्रुवीकरण हो सकता है, और ये ध्रुवीकरण हम चाहते हैं। उस समय उन्होंने किया था हिंदू मुसलमान का, हम चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी का ध्रुवीकरण हो जाए। अगर एससी एसटी ओबीसी का ध्रुवीकरण का एक अर्थ है एकता, एससी एसटी ओबीसी की एकता, अगर ये हो जाती है तो एससी एसटी दोनों मिलाकर 22.5% और ओबीसी के 63%, अगर ये आप आंकड़ा बनाओ तो ये आंकड़ा बहुत बड़े पैमाने पर 80% से ज़्यादा का आंकड़ा हो जाता है।
और अगर ये आज आखिरी % से ज़्यादा आंकड़ा हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हमारा ये SC ST OBC का जो ध्रुवीकरण है ये इस देश में बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। ऐसा करना पड़ेगा। ये पोटेंशियल करने का बहुत बड़ा आधार है। हम लोग काल्पनिक बातें नहीं कर रहे। कुछ लोग हमारे समाज में जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो ऐसा कहते रहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो इंटेलेक्चुअल है और ऐसा सोचते हैं जो हो नहीं सकता, तो उसका परिणाम क्या होता है? जो हो नहीं सकता उसको करने की क्या जरूरत है? लॉजिक क्या कहता है? ए हो नहीं सकता, फिर उसको करने की क्या जरूरत है? जो हो ही नहीं सकता उसको करने की क्या जरूरत है? ये तो इससे नालायकी प्रमाणित हो जाती है। इससे हम लोग और हम लोगों की, इंटेलेक्चुअल लोगों की नालायकी प्रमाणित हो जाती है। कोई भी चीज करने से होती है। संख्या कम और अधिक इकट्ठा हो सकती है मगर होती करने से ही है। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को आने वाले समय में निश्चित रूप से ऐसा करना होगा और ऐसा करने के लिए हमको इकट्ठा होकर ये काम अगर करते हैं तो मेरा यकीन है, विश्वास है, मैंने बहुत लंबा समय 19 साल की उम्र से इतना बड़ा 625 जिलों का संगठन खड़ा किया। अब किसी SC ST OBC या फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा लेकर चलने वाले किसी भी समूह के पास इतना विशाल संगठन नहीं है। एक संगठन विशाल नहीं है, दूसरा कैडर बेस नहीं है। तो ये इतना बड़ा संगठन हमारे पास है तो संभावनाओं की अगर सोचे तो केवल हमारे आंदोलन में ही ये पोटेंशियल अवेलेबल है कि हम देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, इनका ध्रुवीकरण कर सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को SC के, ST के, OBC के बस्तियों में जाकर, लोअर लेवल पर जाकर, बूथ लेवल पर जाकर संगठन बनाने का काम करना चाहिए। यानी जिला लेवल पर जाने से काम नहीं चलेगा। जिले से नीचे तहसील में जाना पड़ेगा, तहसील की कमेटियां बनानी पड़ेगी और ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तहसील से नीचे ब्लॉक में जाना पड़ेगा, ब्लॉक के नीचे ग्राम पंचायत में जाना पड़ेगा, ग्राम पंचायत के नीचे गांव में जाना पड़ेगा, गांव के नीचे बूथ में जाना पड़ेगा, बूथ के नीचे सामाजिक समूहों में जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो, क्योंकि अभी यही काम हम कर रहे हैं। बामसेप के लिए मैंने 48 साल लगाया। अभी बामसेप का काम मैं नहीं कर रहा हूं, बामसेप का काम हमारे लोग कर रहे हैं और वो लोग उसको बढ़ा रहे हैं। अभी मुझे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सारी एनर्जी, सारी ताकत आंदोलन और आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में लगा हुआ हूं। बस समय का फेर है। मेरा यकीन ये है केवल समय है। समय के अलावा हमारे बीच में कुछ है नहीं है, केवल समय है। ये होना तय है, केवल समय है। इसके बीच में केवल समय है और वो समय पर्याप्त पूरा होते ही, और बहुत लंबा समय नहीं, 2030 तक ये 6 लाख गांवों के अंदर 15 लाख बूथों का संगठन खड़ा होगा और लगभग 15 लाख सामाजिक समूह अगर हम तैयार करते हैं तो 15 × 15 2 करोड़ ये छोटे छोटे ग्रुप तैयार हो जाएंगे। और इस तरह से एक विशाल जन आंदोलन के लिए हमारे पास ढांचा खड़ा होगा, क्योंकि जन आंदोलन के लिए छोटे लेवल पर सामाजिक समूहों का संगठन नहीं होगा तो मोबिलाइजेशन नहीं होगा, और मोबिलाइजेशन नहीं होगा तो जन आंदोलन नहीं होगा, जन आंदोलन नहीं होगा तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये करना होगा। इस मौके पर साथियों, आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसा करना होगा, और ये उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। 9 बजे हमको समाप्त करना था, ये 9 बज गए हैं, इसलिए धन्यवाद।